बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे अहम तरीन खबर ज़ाहिर है अब तक की DGISPR की जानिब से की जाने वाली अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बहुत मेरे ख्याल है ब्रीफली भी और बहुत एनालाइज करके चीज़ों को बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से कौम के सामने रखा है। कुछ सवालात भी उनके सामने थे जिसका उन्होंने बड़ा मुदल्लिल जवाब दिया। लेकिन दरहकीकत जो असल इशू है, जो कुछ अहम सवालात हैं, हम चाहते हैं कि ज़रा आज के प्रोग्राम में उसका अहाता करें। एक तो ख़ुद जब ये बात उन्होंने कही कि क्या हम एक हार्ड स्टेट हैं, तो उसका जवाब उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं हैं और इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मिलिट्री जो है वो रियासत को चलाए, बल्कि ज़ाहिर है जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारा सिस्टम है पार्लिमानी, उसने ही सिस्टम को स्ट्रेंथनाइज करना है। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने बिलखुसूस ये कहा कि वहाँ का सरदारी निज़ाम, एलीट कल्चर जो है, उसने उस पूरे सूबे को इस हद तक पहुँचा दिया है कि वहाँ पर एक आम आदमी यानी बच्चा या खातून या वहाँ पे लोग जो रहने वाले हैं, उनके लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। और बलूचिस्तान के हवाले से बिलखुसूस हमें पता है कि वहाँ पर हिंदुस्तान और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की प्रॉक्सीज़ इन्वॉल्व हैं, बाकायदा तौर पर उसके शवाहिद मौजूद हैं। इसी तरह पूरे अगर हम बात करें रीजन के हवाले से, तो वहाँ पर भी हमें DG ने बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान अपने गठजोड़ के साथ पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात बार बार दोहराई कि कश्मीर और बलूचिस्तान पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल है और दुश्मन की ये जो सोच है कि वो किसी तरह से ये सारी चीज़ों को तहोबाला करे, तो उन्होंने कहा आखिरी दहशतगर्द तक हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई दहशतगर्द बाकी ना बचे। बातचीत नहीं होगी सरदारों से, बातचीत होगी तो अवाम से होगी, बातचीत नहीं होनी तो एलीट से नहीं होनी, जो ज़ाहिर सारी वसाइल को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। इस सब पर और जाहिर है कुछ और अहम तरीन मामला उन्होंने इंतज़ामी इस्लाहात और बैड गवर्नेंस के हवाले से बिलखुसूस बात की। उस पर बात करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और हम इनसे ज़रूर सीखते हैं और आज भी ज़रा ये सीखेंगे। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। ज़रा हमारी समझ हम चाहते हैं कि हम आपसे इस पर एनालिसिस लें कि आज जब डीजे कह रहे हैं कि हार्ड स्टेट जो है वो हम नहीं हैं और उन्होंने उसकी थोड़ी सी तारीफ भी की, लेकिन मैं चाहती हूँ आप उसको थोड़ा सा इन डिटेल बता सकें अगर हमें कि एक तो हम हार्ड स्टेट नहीं है, ये एक बात सामने है हमारे, लेकिन इस ज़िम्मे पाकिस्तान को किन इक़दामात की ज़रूरत है, क्योंकि एक एलीट कल्चर तो बहरहाल पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है और उसी एलीट कल्चर को आज DG ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एड्रेस किया है। जी, बहुत शुक्रिया सना हाशमी साहबा और वालेकुम सलाम, आपने इनवाइट किया, शुक्रिया आपका। देखिए, मैं तो काफ़ी दिनों से ये अर्ज़ करता आया हूँ कि जितनी आपके लोगों में, आम लोगों में, एलीट की बात नहीं मैं कर रहा, जितनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी उतनी ही ज्यादा सेंस ऑफ ओनरशिप होगी। बड़ा ही सिंपल। दैट मीन्स कि एक आम आदमी जिसको ये पता हो कि ये जो इस वक्त लीडर है, जो इस वक्त मिनिस्टर है, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर है, जो मेरी ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, मेरे हल्के, मेरे इलाके, मेरे सूबे से ही है, नंबर वन, मेरी मसले को समझता है और मुझे अपनी एफर्ट, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, जाहिर है हम फर्स्ट वर्ल्ड या सुपर पावर नहीं है, अपनी लिमिटेशंस और अपनी फैसिलिटीज और अपने प्रिविलेजेस के साथ साथ मेरा भी ख्याल करता है या नहीं करता है। दुनिया में जब भी इनकलाब आए हैं बड़े, वो दो वजह से आए हैं। एक, जो हुक्मरान होते हैं उनमें, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जितने भी दुनिया में आए हैं, वो एक होता है जो हुक्मरान होते हैं उनमें तकब्बुर या एलिमेंट ऑफ एरोगेंस होता है जब, और दूसरा लोगों में सेंस ऑफ डिप्रीविएशन जब बढ़ जाती है, यानी हैव और हैव नॉट का फर्क पड़ जाता है, बढ़ जाता है, तो जो हैव नॉट वाले बहुत ज्यादा मेजॉरिटी के लोग होते हैं, वो समझते हैं कि हमारा स्टेट से, इस सूबे से, इस शहर से मेरा क्या ताल्लुक, मुझे तो नहीं कुछ मिलना इसमें से, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल उसी तरह ही डार्क है जिस तरह मैं मजदूरी कर रहा हूं, मेरा तीसरी आने वाली नस्ल ने भी यही करना है, तो उसका क्या स्टेक होगा। लेकिन जब वो देखता है कि उसी सूबे में चाहे कोई अफसर हो, सरकारी हो, वो बहुत प्रिविलेजेस एंजॉय करता है, तो वो एक दरार आ जाती है, उसकी प्रेफरेंस या प्रायोरिटी वो नहीं रहती। दुश्मन भी देखिए जब भी एक्सप्लॉइट करता है सना, मेरी क्वेटा में 2 पोस्टिंग्स रही हैं, मैंने स्क्वाड्रन भी क्वेटा में कमांड किया हुआ है, तो मैं लोगों से मिलके मैं ये अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि आम सड़क पर जाके, और स्पेशली क्वेटा से थोड़ा बाहर चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, उनसे पूछें कि वजीर आला कौन है, वजीर कौन है, तुम्हारे इलाके का कमिश्नर कौन है, वो कहेगा मुझे इससे क्या पता, मुझे उसका क्या फायदा है अगर वो है।
तो सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, ये दुनिया में जहां में भी एक अगर आपने खत्म कर दिया कनेक्टिविटी, ओनरशिप खत्म कर दी, तो दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करता है। दहशतगर्द कहां से आते हैं? जो हम में से आते हैं, वो बाहर से कोई यूरोप से, अमेरिका से एक्सपोर्ट कर तो नहीं आ रहे, ऐसे ही हमारे ही लोग फिर बिक जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मेरा यहाँ तो स्टेक है ही कोई नहीं इस मुल्क के साथ, मुझे तो इस मुल्क ने वैसे ही कुछ नहीं दिया, शायद मैं इस ग्रुप के साथ मिल जाऊं तो मेरा कुछ भला हो जाए। तो ये एक बुनियाद बनती है, इसमें करना चाहिए, खासतौर पर बलूचिस्तान में ज्यादा है। मैं अगले सवाल अगर आप करेंगे तो उस पर बात करूंगा। बलूचिस्तान में सेंस ऑफ डिप्रीविएशन इसलिए ज्यादा है कि पाकिस्तान का 41% रकबा है और पर स्क्वायर किलोमीटर ऑलमोस्ट 71 लोग रहते हैं, जबकि पंजाब में 640 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं। 520 के 30 के करीब सिंध में रहते हैं, 410 के करीब केपीके में रहते हैं। सिर्फ 71 अगर बलूचिस्तान में रहते हैं तो उनको एक्सेस भी ना हो पानी का, मेडिकल का, कनेक्टिविटी का। तो अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के हाथ में अवेयरनेस है, तो सबको पता होता है कि मेरे पर खर्चा कितना किया जा रहा है और बड़ी अवेयरनेस आ रही है लोगों में। खालिद साहब, आपने अच्छा आप अपनी गुफ्तगू का रुख उसी पॉइंट पर लिया है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए, माजी में भी ज़ाहिर हम जब से ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं और फिर आपने तो ज़ाहिर वहाँ सर्वे किया है, बलूचिस्तान के लिए हमने हमेशा देखे हैं कि बहाली पैकेजेस और बड़े बड़े पैकेजेस जो हैं वो बलूचिस्तान को स्ट्रेंथनाइज करने के लिए, वहाँ के हालात को बेहतर करने के लिए दिए गए। और अगर मैं मुशर्रफ दौर से भी लगाना शुरू करूं, क्योंकि उस टाइम के अंदर एक हमने देखा था कि सूरत हाल काफ़ी ख़राब होना शुरू हुई थी, उस वक्त भी बहाली पैकेज का ऐलान किया गया था। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त भी ये बात थी कि वहां पर जो, मैं इस खिलाफ नहीं हूं इस निज़ाम के कि सरदारी सिस्टम के और उन तमाम तर लोगों के, ज़ाहिर उनका एक अपना तरीका है, लेकिन ये बात बार बार बलूचिस्तान के हवाले से उठाई जा रही थी खालिद साहब, माजी में भी बड़ी शद्दोमत के साथ, कि सरदारी सिस्टम ने उसको बहुत ज़्यादा डिप्राइव कर दिया है वहाँ के लोगों को। वहाँ पे वसाइल को जो है वहाँ इस्तेमाल करने के लिए शायद वही सरदारी सिस्टम या एलीट कल्चर है जो उसको इंजॉय करता है, रादर कि उस पैकेज के थ्रू ग्रास रूट लेवल तक लोगों को बेहतर वसाइल पहुंचाए जाएं, यानी यूनिवर्सिटियां बने, पानी के मसाइल हल हों, रोजगार के मसाइल हल हों, सड़कों की तामीरात हों। सो अब ये जो बात आप कह रहे हैं डीजी साहब, क्या आप समझते हैं कि क्या डिटैच किया जा सकेगा सरदारी सिस्टम को, और क्या कितना आसान या ये कितना पेचीदा और मुश्किल मरहला होगा? देखिए, सरदारी निजाम को मैं जिस तरह आप कह रही हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर सरदारी निजाम लोगों की वेलफेयर, उनकी जो वेलबींग है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको इंसाफ मिलने के लिए, उनको सिविक फैसिलिटीज के रास्ते में रुकावट बन जाए, तो मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसको नाम जो मर्जी दे लें। दैट मीन्स कि जो लोगों तक फिल्टर डाउन होनी चाहिए चीजें। मैं एक छोटी सी मिसाल है, कुछ अर्सा पहले तमाम एमपीएस जो बलूचिस्तान के, उनको 1-1 बिलियन रुपए दिए गए थे, 45 अरब रुपए 45 लोगों को दिए गए थे। वो 1-1 अरब को ट्रांसपेरेंसी है हमारी कि कहां गया, किस पर खर्चा हुआ। कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने और स्टेट के हमारे इदारों ने एक कैंपेन शुरू की थी जो बड़ी अप्रिशिएबल थी, कि तमाम जो छोटे शहर हैं उनमें सेंस ऑफ ओनरशिप करने के लिए उनके लोगों को इन्वॉल्व करके, दैट मीन जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं थ्रू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो है, उनको इन्वॉल्व करके एक कंसेंसस किया जाए टीम के जरिए कि आपको, लेट से आपके पास 1 अरब रुपए आया है, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपको नंबर 1 स्कूल चाहिए, पहले हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, रोड नेटवर्क चाहिए, या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी प्रायोरिटी है। तो जितना ज्यादा इस तरह की अमलदारी होगी, उतना ही लोगों को ये पता होगा कि मेरी बात सुनी भी जा रही है, मेरा मुल्क जो कमा रहा है वो मेरे पे खर्च होता है, जो मैं टैक्स देता हूं मुझे नजर आता है। तो आई थिंक जितनी ओनरशिप देंगे उतना ही ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, और उतना ही आपके दुश्मन को, आपके यानी आपका मतलब हुकूमत और अवाम के दरमियान दरार डालने की और वैक्यूम को एक्सप्लॉइट करने का कम मौका मिलेगा। खालिद साहब, मुझे पता है कि आपको जाना है, लेकिन मैं आखिरी बस अगर आप छोटा सा इसका जवाब मुझे दे सकें, दहशतगर्दी के जिस मामलात के हवाले से डीजी साहब बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली इन अल्फाज को दोहराया कि दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होगी बल्कि इनको खत्म किया जाएगा, और आखिरी दहशतगर्द तक। सो ये जो डायलॉग वाली बात आती है, बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं वो इस पर बात कर रहे होते हैं, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जो तो हुकूमत के खिलाफ आर्म स्ट्रगल नहीं कर रहे, उनसे एंगेजमेंट होनी चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह है, सेंस ऑफ ओनरशिप बिल्कुल होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अगर कोई एज अ स्टेट के मुकाबले में आता है तो जाहिर है उसके मुकाबले में तो स्टेट फिर अब कम बैक करेगी और उसी तरह करेगी जैसे डीजीएसपीआर ने कहा है। मैं तो ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे चाइना में लोकल बॉडीज का बजट 85% लोग खुद खर्च करते हैं, पाकिस्तान में 5% करते हैं। जरा विजुलाइज कर लें कि चाइना में अगर जैसी भी वेलफेयर वो करते हैं, दैट मीन्स लोकल बॉडीज करते हैं। आप न्यूयॉर्क का अगर मैं आपको एक शख्स का नाम पूछूं तो आपको शायद, मुझे भी नहीं पता होगा ममदानी के अलावा,
और वो वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो वहां का मेयर है। दैट लोगों का नुमाइंदा चुना हुआ है। लंदन का मैं अगर आपसे पूछूं किसी शख्स को आप जानती हैं अपनी फैमिली रिश्तेदारों के अलावा, आपको उनका मेयर का नाम नजर आएगा। तो वो क्या बात है, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं, वो लोगों की बातें इंस्पिरेशन पर खर्च करता है। वो ना वजीर आला है, ना गवर्नर है, ना कोई मिनिस्टर है, वो सिर्फ मेयर है। तो ये मैं मिसाल इसलिए दी है कि जितना हम कनेक्ट करेंगे अपने लोगों से, ओनरशिप हमें देनी पड़ेगी। ये अगर जहां जहां गलतियां हुई हैं, मैं किसी एक पॉइंट आउट, किसी एक टारगेट, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या हुकूमत को या फेडरल सिस्टम को या ब्यूरोक्रेसी को, किसी को नहीं कह रहा। मैं तो पाकिस्तानी होने के नाते अपने एक बहुत ही प्यारे सूबे बलोचिस्तान से, जिसे मैंने कहा मेरी तो बड़ी कनेक्टिविटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और केपी के और सब जगह की एक ही बात कर। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, लेकिन आपसे वादा रहा कि इंशाल्लाह जरा इस वाले मुद्दे पर हम आइंदा आपसे जरूर इस पर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये एक वो पॉइंट है जो उसूली तौर पर होना तो यही चाहिए और ये पूरे मुल्क में होना चाहिए। लेकिन इस सिस्टम के लिए मैंने बहुत सारे, ज़ाहिर जब से हम टेलीविजन पर काम कर रहे हैं, लगभग दिहाई हो गई है, कई दिहाइयां, बल्कि हम यही आवाज उठा रहे हैं कि आप अपने सिस्टम को स्ट्रेंथनाइज करें। बैड गवर्नेंस का मकसद हरगिज ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को मलाइन किया जा रहा है, बल्कि शायद उसकी वजूहात को तलाश करने की जरूरत है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इसी को डिबेट करते हैं कि अवाम का इस्तेहसाल कैसे खत्म होगा, उनमें सेंस ऑफ, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ओनरशिप को कैसे स्ट्रेंथनाइज किया जाएगा। और फिर साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें चलनी है, यानी दहशतगर्दी का कला कमा भी होना है, और फिर जैसे कहा जा रहा है कि बैड गवर्नेंस को बहरहाल एड्रेस करना होगा और उसको भी खत्म करना होगा, और उसके लिए एक फॉर्मूला पेश किया जा रहा है। और वो बार बार कह रहे थे डीजी साहब कि ये मैं नहीं कह रहा कि आप कल खड़े हों और कल जाकर इंतजामी यूनिट्स बना दें, बल्कि जाहिर है कि लोगों से कनेक्ट हों, कनेक्टिविटी बढ़ाएं, लोगों की जो ख्वाहिश है उस पर जिस तरह से फैसला आता है उसको पॉलिटिकल पार्टीज को बहरहाल इंडोर्स करना चाहिए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू हो रही है DGI-SPR की जानिब से आज की जाने वाली ब्रीफिंग के हवाले से, जिसमें बहुत सारे अहम पहलुओं पर उन्होंने बात की है। गो कि वो हमेशा प्रेसर के बाद ये कहते हैं कि मुझसे कोई ऐसा सवाल ना करे जो ऑपरेशनल, जो हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हवाले से हो या दीगर जगहों पर जिस तरह से फ़ौज पाकिस्तान नबरदाज़मा है उस पर बात की जाए। लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जिस पर बात की गई है। बिलखुसूस इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनको वेलकम करते हैं और ज़रा उनसे तज्जिया लेने की कोशिश करते हैं कि आज जो डीजी साहब ने गुफ्तगू की है उसमें बहुत सारे पहलुओं में। समरेज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। समरेज साहब, मैं आपसे जरा दो तीन चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जरा मैं चाहती हूँ कि इसका अहाता करें कि आज एक मरतबा फिर डीजी ने कहा कि अफगानिस्तान वाला जो इशू है और जो बॉर्डर मैनेजमेंट वाली बात है उस पर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कुछ फिगर्स जो हैं वो भी ज़ाहिर है मीडिया के सामने रखे। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट से के हवाले से तो मैं बात करूं, लेकिन अफगानी जो एक बड़ी तादाद में जिनको पाकिस्तान ने शेल्टर किया, यहाँ पर रखा, ज़ाहिर अब उनको वापस, जिनके पास कवायफ नहीं है, मुकम्मल नहीं है, या जो गलत रास्तों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने आते हैं, उनको तो किसी तरह से यहाँ बात से वापस भेजा जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि इसमें मजीद तेजी लाने की जरूरत है? क्योंकि इस वक्त भी, इस साल भी एक बड़ा नंबर डीजी ने पेश किया है जो कि बम धमाकों का था, और ज़ाहिर जिसमें सारे ताने बाने अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं। जलन साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक लिहाज से अनलकी है कि हमारा जो नेबरहुड है वो ट्रबलसम है। एक तरफ हमारे इंडिया है जो कि कोई डजंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर डैमेजिंग पाकिस्तान, और उससे आज तक पाकिस्तान की हकीकत को जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जो बहुत लंबे अरसे के लिए, मैं कहना चाहूँगा तकरीबन 2 सदियों के लिए डिसफंक्शनल रहा है। कभी वहाँ पे एक टर्मोइल, कभी दूसरा टर्मोइल। तीसरी तरफ ईरान है जो कि सैंक्शन रहा है तकरीबन हाफ अ सेंचुरी के लिए, और इस वक्त वहाँ पे एक जो आलमी ताकत है वो हमलावर है। तो इन सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए अंदर के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
मेरे नज़दीक जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, वो 2001 में वो आया, तो उस वक्त इंडिया को भी एक लेवरेज मिल गया। जब नॉर्दर्न अलायंस आया काबुल में माउंटिंग यूएस टैंक्स, तो साथ इंडिया भी अफगानिस्तान में मूव इन हो गया। तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पाकिस्तान के लिए वो टू फ्रंट सिनेरियो क्रिएट करे। हमें ईस्ट की तरफ से वो खुद तंग करता था और वेस्ट की तरफ से उसके जो काउंसलेट थे और उसका जो एक शराकत थी नॉर्दर्न अलायंस के साथ परेशान कर रही थी। अमेरिका के निकलने के बाद मुझे तवक्को थी कि तालिबान की गवर्नमेंट के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे और इंडिया विल बी कट टू साइज एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ हमने इंडिया को कन्वेंशनल डोमेन में बहुत बुरी शिकस्त दी, वो बिखरा बैठा था। दूसरी तरफ हमारे अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात खराब हो गए अनफॉर्चुनेटली। तो एक दोबारा से एक रास्ता खुल गया इंडिया के लिए कि वो पाकिस्तान को डैमेज करे थ्रू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और अफगानिस्तान इस वक्त सफर कर रहा है बिकॉज हमारा जो बॉर्डर है उनके साथ वो इस वक्त तजारत के लिए बंद है। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रही। हमारे अंदर जो अफगानी महाजरीन जो अभी भी मौजूद हैं उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा आपने कहा कि उनकी रीपैट्रिएशन का प्रोसेस डेफिनेटली तेज होना चाहिए। समरी साहब बिल्कुल ठीक है। जरा एक और पॉइंटर है जिस पर डीजी ने बात की है। लगभग उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से 300 बोगस वेबसाइट्स जो हैं वो ऑपरेट की जाती हैं। ज़ाहिर आज की दुनिया में जब हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर एक बड़ी हद तक टेक्नोलॉजी का अमल दखल है। हमने बुनियादन मरसूस में भी बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों से सीखा समझा था। साइबर वॉरफेयर की भी बात है और उससे भी आगे हम बात करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के हालात में पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम, अगर मैं साइबर के हवाले से बात करूं तो ज़ाहिर इंडिया तो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड चीज़ें जो हैं वो स्पेकुलेशन बेस्ड चीजें जो हैं वो स्प्रेड आउट करता है। क्या पाकिस्तान इस किसी काउंटर स्ट्रैटेजी के साथ आपको लगता है कि मौजूद तो ज़ाहिर हम हैं, लेकिन इसमें मजीद हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी प्लान करने की जरूरत है? देखिए मैम, एज फार एज May 25 कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न्ड, उसमें तो ने इंडिया की मिथ ब्रेक की साइबर डोमेन की। पाकिस्तान ने डोमेन में डोमिनेट किया इंडिया को और इंडिया का जो चीखना था सीज फायर के लिए, उसकी बेसिक एक वजह ये थी कि हमारे साइबर वॉरियर्स ने बहुत बुरे तरीके से इंडियन सिस्टम्स को हैक किया और डैमेज किया, जिसकी वजह से एक पैरालिसिस क्रिएट हुआ इंडिया में कि उनको खतरा पड़ गया कि इसके बाद तो बड़ा ऑपरेशन अगर पाकिस्तान करता है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अभी ये जो सो कॉल्ड पीस का जमाना है जिसमें जंग तो जारी नहीं है, इसमें डेफिनेटली ये जमाना है जहाँ पे कि प्रोपेगेंडा बहुत किया जाता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैलाई जाती है। मेरा ख्याल है कि वो तो दैट्स अ रियलिटी बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें कि इस डोमेन को बहुत एक्टिवली जो दुश्मन है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। सो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हमें मतलब है वी कैन नॉट डू इनफ बाय कंप्लेनिंग अबाउट इंडिया कि वो हमारे खिलाफ ये कर रहा है, बल्कि हमें एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी की जरूरत है। ना सिर्फ हम उनके एक्शंस को ब्लॉक करें बल्कि हम बेहतर नैरेटिव थ्रो करें और उनको भी उसमें डैमेज करें, फिर ही जाके हम इसको राइट तरीके से काउंटर बैलेंस कर सकेंगे। जनरल साहब बहुत अच्छा अहाता किया आपने, लेकिन इसके अब मैं जरा टॉपिक्स का दूसरा पहलू आपके सामने रखती हूँ। आज डीजी ने बात की कि बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश है कि पता नहीं वहाँ पर कौन सी जंग हो रही है, क्या हालात इतने खराब हैं। माँ सिवाय इसके कि वहाँ पर दहशतगर्द आम लोगों को हथियार बनाकर, हथियार हाथों में थमाकर रियासत के खिलाफ उकसा रहे हैं और जाहिर उससे नबरदाज़मा हमारी अफवाज पाकिस्तान। लेकिन आज एक बात जो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में बार बार ये कह रही हूँ कि माजी में मैंने ये जरूर सुनी थी जनरल मुशर्रफ से, लेकिन आज एक मतलब फिर मैं ये सुन रही हूँ कि वहां पर जो सरदारी सिस्टम है, इस बात के इन लफ्जों के साथ कि सरदारी सिस्टम के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस सिस्टम ने लोगों को डिप्राइव किया जाहिर है उसको तो हम एड्रेस करेंगे। क्या आप समझते हैं कि जिस चीज की तरफ डीजी ने इशारा किया, यानी इलीट सिस्टम और एक सरदारी सिस्टम जिसने एक बैड गवर्नेंस को स्ट्रेंथनाइज किया और वहां पर न सिर्फ ये कि बलूचिस्तान बल्कि बाकी शायद सूबों में भी लोगों के अंदर एक डिप्राइव रखा उनको अपने वसाइल से, क्या आप समझते हैं कि इसके हल के लिए उनको मजीद डिटैच करने की जरूरत है?
मैं देखिए इस पर कोई शक नहीं है कि हम सरदारी निज़ाम के अगेंस्ट बहुत अरसा से हमारी कोशिश है कि उसको ब्रेक किया जाए। आपको याद होगा कि भुट्टो ने भी, प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने भी ये एफर्ट की। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था वेरी रिसेंट बलूचिस्तान में, जहाँ पे मैंने एक सीनियर पोजीशन पे काम किया। और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 1 साल, जो पहला साल था, उसमें जो चीफ मिनिस्टर थे वो एक सरदार थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका 95% टाइम बलूचिस्तान से बाहर गुजरता था और 5% टाइम उनका बलूचिस्तान के अंदर होता था। जो सेकंड ईयर था मेरी कमांड का, वहां पे एक कॉमन मैन, ही वाज द चीफ मिनिस्टर। उनका 95% टाइम बलूचिस्तान में गुजरता था और 5% टाइम बलूचिस्तान से बाहर गुजरता था। एक बहुत ही आयरॉनिक बात है कि सरदार जो है वो बेनिफिशियरी तो सिस्टम के हैं, लेकिन वो भी अपने लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। वो अपने जो जाती इंटरेस्ट हैं उनको पूरा करते हैं, लोगों को उस तरह के उनके राइट्स और हकूक के नहीं देते जो उनको देने चाहिए। ना एक तरफ तो सरदार जो लोगों को रूल कर रहा है वो भी उनसे सिंसियर नहीं है, जी सर। और दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि रियासत भी उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है। अगर आप पिछले 70 साल का टाइम देखें तो बलूचिस्तान को जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रखा गया है, जिस तरीके की उनकी हक अदूली हुई है, जब मैं उधर था तो वहां पे अर्थक्वेक आया था अवारान में, जहां पे हम फर्स्ट थे। तो अब मैं आपको फ्रैंकली अगर बताऊं कि अवारान की डेवलपमेंट को और लाहौर की डेवलपमेंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो आप यही समझें कि पेरिस और अफ्रीका की बात हो रही है, उसका कंपैरिजन हो रहा है। right. एक तरफ आप यहाँ पे के स्नेक वेनम किट भी अवेलेबल नहीं है, किसी को सांप काट जाता है तो उसका मरना जो है वो बरहक है। लेकिन देखिए समरेश साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कार्य, मैं ब्रेक से वापस आकर इसी पॉइंट से आपसे कंटिन्यू करना चाहूंगी कि फिर वो जो पैकेजेस, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी खालिद साहब से कि बलूचिस्तान बहाली पैकेज, बलूचिस्तान की जाहिर है हालात को बेहतर करने के लिए, मसाइल के हल के लिए बड़े बड़े पैकेजेस फेडरल हुकूमत की जानिब से दिए गए, तो क्या फिर ये बात जो कही जाती है इन अ क्वेश्चन वे, मैं बोल रही हूँ कि वहां पर वाकईतन क्या एक और जो इलीट सिस्टम है, चले आप उसको सरदारी सिस्टम बोल रहे हैं वो एक अलग है, तो क्या वो सारा पैसा वहीं पर पार्क रहा और ये फ्यूडल सिस्टम जो है जिसके खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन क्या वाकईतन इसने ज्यादा इस्तेहसाल किया? इसको डिबेट करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। समरेश सालिक साहब हमारे मेहमान हैं और ज़रा गुफ्तगू हो रही है जनरल साहब से कि जब ज़ाहिर इन सारे नुकात पर जिन पर आज डीजी साहब ने बात की है, तो फिर ये सवाल हमारे सामने है, माजी में भी इस पर हम बात करते रहे कि बलूचिस्तान के हवाले से वफाक की जानिब से जितने बड़े बड़े पैकेजेस के ऐलानात किए गए, वो फिर कहाँ जाके, जैसे अवरान की अभी बात की जनरल साहब, थैंक यू अगेन सर, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि उस ज़लज़ले के बाद वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आप कह रहे हैं कि आप वहाँ पर सर्व भी कर चुके हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। तो समरेश साहब, फिर ये सवाल करना तो हम हक बजानिब है ना कि एक खतीर रकम, यानी 400-500 की बात नहीं हो रही है यार, रुपयों की बात नहीं, अरबा रुपए की बात हो रही है, और एक दफा नहीं कई दफा, हर दफा। मैं दोबारा याद दिला दूं, मैं इसलिए बता रही हूं कि जनाब मुशर्रफ के दौर से कहा गया कि बलूचिस्तान के अंदर हालात उस वक्त बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हुए थे। सो हमने देखा था कि उनके दौरे हुकूमत में भी, फिर बेनजीर साहबा के भी दौरे हुकूमत में, इनफैक्ट बेनजीर का कह लीजिए यासिर जरदारी साहब की हुकूमत में, उस वक्त भी, फिर एक मरतबा फिर जब टर्न्योर मिला मुस्लिम लीग नवाज को, उनके दौरे हुकूमत में भी, और उससे पहले भी पैकेजेस की भरमार रही बलूचिस्तान के अंदर। अरबा रुपया गया, वो किधर गया जनरल साहब? मैं चंद हकीकतें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली हकीकत यह है कि ये जो इंसर्जेंसी हो रही है ये पांचवी दफा हो रही है। तो अगर एक फोड़ा बार बार उभर रहा है तो ये तो आप जरूर सोचेंगे कि उसका इलाज ठीक नहीं हो रहा, तो इसी वजह से वो फोड़ा बार बार उभरता है। पहला तो ये क्वेश्चन है। सेकंड ये है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने बलूचिस्तान को रूल किया था थ्रू 2 कार्डिनल स्ट्रेटजीज। पहली स्ट्रेटजी थी रूल थ्रू अपीजमेंट ऑफ सरदार, सरदार को खुश रखें और उसके थ्रू हुकूमत करें, और दूसरी स्ट्रेटजी थी कीप देम एलिनेटेड, उनको बिल्कुल अलग रखें।
मैं इनकी दोनों की आपको एक छोटी छोटी मिसालें दूंगा। अगर जो रूल सरदार को अपीसमेंट है, जनरल मुशर्रफ ने एक डिसीजन लिया था कि कैटेगरी बी एरिया को ए में कन्वर्ट करना है। ए का मतलब ये है कि स्टेट मौजूद होगी और बी का मतलब ये है कि सरदार का टोटल कंट्रोल होगा। अगली जो गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई, उसने इस डिसीजन को अनडू कर दिया सरदार को अपीज करने के लिए, बिकॉज सरदारों को कैटेगरी ए से बी से ए कन्वर्जन सूट नहीं करता था। अगर मैं आपको एलिनेशन की बात करूं, सो 1986 में मैं फर्स्ट टाइम कोयटा गया था टू डू अ कोर्स एज ए यंग ऑफिसर, और मैं हैरान था कि हमारे प्रोविंशियल कैपिटल में इंग्लिश न्यूज़पेपर शाम 3:30 बजे पहुंचता है। 2014 में जब वहां से मैं निकला हूँ सीनियर पोजीशन से, तो यही सिचुएशन थी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर शाम 3:30 बजे पहुंचता है। इसके अलावा क्या आप इमेजिन कर सकती हैं कि पूरे बलूचिस्तान में 2017 तक एक भी कार्डिक सेंटर नहीं था? क्या आप इमेजिन कर सकती हैं कि कोयटा जो है वो रेस्ट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल से कम 30 से 40 साल पीछे था? अभी हम डेफिनेटली ये कोशिश डाल रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्टेट का काम सिर्फ जराए देना नहीं है, बल्कि स्टेट का काम ये भी है कि वो जराए सही इस्तेमाल हो, इन्फोर्स करना भी है। बिल्कुल दुरुस्त है समरीत साहब। अब बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिएगा इसी पॉइंट पर। लेकिन समरीत साहब, मैं ज़ाहिर है फिर तकरार से ये सवाल होता है, आप ज़ाहिर आप ये मत कहिएगा इस पर कि नो कमेंट्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करें। देखिए, बैड गवर्नेंस तो इशू है, बलूचिस्तान का ज़्यादा इशू है, लेकिन बाकी सूबों का भी तो यही हाल है ना। मतलब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, आज डीजी से सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि भाई जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि भाई आपने बैड गवर्नेंस कर करके हालात को इस नहेज पर पहुंचा दिया है। सो आपको आज के हालात में सूबों की जरूरत है। यहां सिंध में बैठकर अगर हम सूबे का नाम भी ले लें गलती से, तो सारे लोग गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि आज के हालात में बैड गवर्नेंस इज द प्राइम इशू एंड हाउ वी कैन एड्रेस दैट? देखिए, जब मैं बलूचिस्तान में था तो वहां पे मैंने एक टेम्पलेट बनवाया। 32 डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान के, और मेरी असेसमेंट में ये था कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ गवर्नेंस इन ईच डिस्ट्रिक्ट। आप यकीन करें, कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें अवारान शामिल, जहां पे डिग्री ऑफ गवर्नेंस वाज एज लो एज 2%। अब एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 5 साल से डिप्टी कमिश्नर नहीं है, जहां पे स्कूल प्रोफेशनल नहीं है, जहां पे लेवीज नहीं है, जहां पे हॉस्पिटल जो वो रेत से हटे हुए हैं, वहां पे आप क्या असेस करेंगे कि क्या व्हाट इज द लेवल ऑफ गवर्नेंस? गवर्नेंस का प्रॉब्लम तो पूरे पाकिस्तान को रहा है ऑन द लार्ज, बट द क्वेश्चन के बलूचिस्तान बिकम्स अफ्रीका ऑफ पाकिस्तान। अगर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब इज रिलेटिवली बेटर, केपी में भी नंबर 2, सिंध में भी नंबर 3, बट बलूचिस्तान बिल्कुल टेल एंड के ऊपर है। जैसे एक कनाल के टेल एंड के ऊपर ड्रिप की फॉर्म में वाटर पहुंचता है, इसी तरीके से कुछ वसाइल वहां पे कम जाते हैं, देन बहुत सारे उसमें से वसाइल करप्शन की नजर लग जाते हैं। फिर वहां पे कैपेसिटी के इश्यूज हैं। डॉक्टर मालिक जब वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, पैसा डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन कैपेसिटी नहीं थी लगाने के लिए, और बहुत बड़ा उसका जो चंक था वो सरेंडर हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक फिगर कोट करना चाहूंगा। 1947 से लेकर 2002 तक बलूचिस्तान को डेवलपमेंट के लिए 200 बिलियन रुपीस दिए गए। जनरल मुशर्रफ के टाइम पे 2002 से लेकर 2008 तक 400 बिलियन रुपीस दिए गए। लेकिन इशू ये है कि उसमें से हो सकता है उसके 20% भी ऑन ग्राउंड ना लगाओ। तो जब हमारी कोशिश ये होती है कि सरदार खुश रहें, पब्लिक की हमें फिक्र नहीं, तो फिर हमें गवर्नेंस के बड़े सीरियस इश्यूज आते हैं। हमें वो पॉलिसीज लाने की जरूरत है जो कि पीपल सेंट्रिक अप्रोचेज हों, लोगों की लाइफ में बेहतरी आनी चाहिए, ना कि सरदारों की लाइफ में। जनरल साहब, बहुत ही ज़ाहिर है ये इतना डिबेटेबल पॉइंट है कि मैं कई घंटे आप लोगों से बात कर सकती हूँ इस पर। लेकिन जनरल साहब, मेरा कंसर्न ये है कि देखिए आज के हालात में डीजी साहब का हवाला है, ज़ाहिर है आज प्रेसर उनका था, कहीं वो खुश भी नजर आए, कहीं वो गुस्से में भी मुझे नजर आ रहे थे। लेकिन डीजी साहब ने एक चीज़ की कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसने कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को समझदार भी बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका नौजवान बेवकूफ़ है, तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, वो खुली आंखों, खुले दिमाग और एक बेहतर तरीके से आपको एनालाइज कर रहा है और आपके हर चीज को रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा है अपना। मैं ये जरूर आपसे तकरार से सवाल कर रही हूं। देखिए, पाकिस्तान बनने क़याम अगस्त भी अब ज़ाहिर कल से शुरू ही होगा, हम 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस करेंगे।
पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज दिन तक, यानी 69 साल में हम दाखिल होने लगे हैं, मसाइल तो बहुत रहे हैं, लेकिन जब हम इन मसाइल को एड्रेस करने की बात करते हैं इन टर्म ऑफ द कैपेसिटी, इन टर्म ऑफ द यूनिट्स, जैसे आज हम बात करेंगे, नहीं 4 सूबे कोई हम लिखवा के तो नहीं लाए ना कहीं से कि 4 ही रहेंगे तादम में मर्ग, जब तक हम जिंदा रहेंगे ये 4 ही रहेंगे। सो हाउ यू नो, मेरा ये कंसर्न भी है और शायद ये मेरा बहुत तकरार से मैं इस पर बात करती हूँ कि हाउ वी कैन कन्विंस टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू कम ऑन द द कॉमन ग्राउंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इनसाइड द पाकिस्तान, बिकॉज now the time has come. What do you think on that? मैं बहुत बड़ा खुल के आपसे बात करूंगा। Please. मेरी असेसमेंट कि पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं करते। Oh. ये मैं क्यों कहना चाहूंगा? नेशनल इंटरेस्ट डिमांड्स कि पीपल शुड बी एजुकेटेड। No Vadera, no Sain, no Chaudhry, no Malik wants these people should be educated. National interest demands कि people should be secure. कराची 2.5 करोड़ का शहर है और वहां पे जो पुलिस स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 30,000 है। उसमें से जो आधे हैं वो प्रोटोकॉल ड्यूटीज पे हैं, yes. जो बाकी 15,000 बचते हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे भर्ती हुए हुए हैं। तो लंदन पुलिस के स्टैंडर्ड के लिहाज से उनका 1 और हमारे 15, so that means London police standard के लिहाज से 1,000 policemen are managing a city of 2.5 करोड़। Who's to put it right and why don't they put it right? अब इसमें कोई शक नहीं है, मैं I support कि हमारे पास और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होनी चाहिए। Alright. लेकिन उसके साथ मैं एक कवीट लगाना चाहूंगा कि this decision should be taken by a strong political party, political government. Indeed. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आप ये डिसीजन लेंगे तो देयर आर चांसेस कि ये शायद आपको बैकफायर करे। आपको पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है जो इस वक्त बिल्कुल मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। सो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी उन लोगों को जाके, और अगर हमारे नेशनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट कन्वर्ज होना शुरू होते हैं, हमारी PMLN पीपल्स पार्टी ये नहीं सोचते कि छोटी यूनिट जब बनेंगे तो हम पॉलिटिकली कमजोर हो जाएंगे, ओनली देन आपका ये एक्शन सस्टेनेबल रहेगा। अदरवाइज एन एनफोर्स्ड एक्शन में बिकम, हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय और बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। ज़ाहिर कुछ ना कुछ फियर फैक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन क्या समझे साले साहब, एक और चीज़ जिस पर हम चाहते हैं कि आप अपना ज़रूर एनालिसिस दें। बॉर्डर मैनेजमेंट हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक जानिब स्मगलिंग को भी एड्रेस किया आज डीजी साहब ने, और ज़ाहिर एक बड़ा नंबर है, और मैं ज़ाहिर पोर्ट सिटी में हूँ तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं चीज़ें खबरें पता चलती रहती हैं। हब के अंदर भी जो है वो स्मगल का ऑयल जो है वो मिल रहा होता है, और आप मुझसे ज़्यादा शायद इस पर नॉलेज रखते होंगे। क्या आप समझते हैं कि हमने बॉर्डर मैनेजमेंट में, क्योंकि एलिगेशंस तो इन अदर वे बहुत सारे हैं ना, सारे लोग एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्मगलिंग क्या हमारी मैनेजमेंट इतनी जिसे कहते हैं स्ट्रांग रही है कि हमने उसको डिक्लाइन किया है? वो नंबर तो डीजी ने दिया है, लेकिन जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उससे थोड़ा सा मुझे लगता है वो ज्यादा भी हैं। ऑब्वियसली वो ज़ाहिर फुल डाटा था उनके पास जो वो बात कह रहे थे, लेकिन क्या हमें इसमें मजीद इन्फोर्समेंट करने की जरूरत है? अब देखिए, 2 कन्फेशंस का जिक्र करना चाहूंगा। एक चंद माह पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कन्फेशन की कि वी डिड डर्टी वर्क फॉर द वेस्ट इन 20th सेंचुरी। ये एक कन्फेशन। दूसरी कन्फेशन कल या परसों हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने की कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, आप माने या ना माने। अब देखिए, ये दोनों चीजें दे आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर। हमने 79 ऑनवर्ड्स इस मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कुछ नहीं देखा, और जब वहां जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा वहां पे मिसमैनेजमेंट भी होगी, मिस गवर्नेंस भी होगी, वहां पे नौ दौलतिये भी होंगे, वहां पे मेरिट भी नहीं होगा, वहां पे अपॉर्चुनिस्ट भी होंगे, वहां पे मालशिये भी होंगे। दिस इज समथिंग विच इज नेचुरल टू हैपन। हमने पाकिस्तान में अपनी नेशनल लाइफ में हाफ ऑफ आवर टाइम वी हैव फॉट वॉर्स। मैं नहीं चाहता कि हमारी वॉर या किसी और की जंग, बट द फैक्ट इज कि हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा है। कॉन्फ्लिक्ट एक सोसाइटी को बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करता है। हमने देखें, अगर हमारी ये ऑनेस्ट कन्फेशंस हैं तो पहली तो बात है कि हमने ये फैसला करना है कि 21st सेंचुरी में हम वो डर्टी रोल वेस्ट के लिए नहीं परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने उसकी बहुत बड़ी कीमत पे की है। सेकंड जो कन्फेशन है, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम अदारे सबसे ऊपर पाकिस्तान को रखें, जो कायदे आजम की सेइंग थी, ड्यूटी टू द स्टेट कम्स फर्स्ट,
then to your province, then to your tribe, then to your village and you yourself. इसको फॉलो करें, पाकिस्तान को सबसे ऊपर रखें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है, चाहे वो इलेक्शंस हैं, चाहे वो स्मगलिंग का इशू है, तो आप देखेंगे कि चीजें बेहतर बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, बड़ी माजरत के साथ कतई कलामी, लेकिन थैंक यू वेरी मच। मुझे बताया जा रहा है वक्त बिल्कुल खत्म हो गया और हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ज़ाहिर आखिर में जो बात जनरल साहब ने की, मैं उसी को क्लोज करती हूँ कि सिस्टम खराब हो गया है या सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है, ये सबको कन्विक्शन है, सब इस पर बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात हो रही है कि ज़ाहिर अब अगर इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया है तो ये बात जुबान ज़दे आम हो गई है, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि ये सिस्टम इस तरह नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग सिस्टम चला रहे हैं उनको भी ये बात पता है, तो फिर इस सारी मालूमात के होते हुए सिस्टम को बेहतर करने का रास्ता कौन दिखाएगा, कैसे सुझाई देगा? क्या सिस्टम में रहते हुए ही सिस्टम को बेहतर करेंगे? यही तमाम तर लोग जाहिर करेंगे। जैसे बार बार कहा जा रहा है कि आईने पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम है और अवाम पाकिस्तान भी सुप्रीम है, और जाहिर इन दोनों के होते हुए, इन दोनों की ख्वाहिश और मंशा के हिसाब से अगर तरमीम होनी है तो अवाम की मर्जी से होनी है, अगर सूबे बनने हैं तो वो अवाम की मर्जी से बनने हैं, लेकिन अवाम के इस्तेहसाल की मजीद किसी एलीट, किसी फ्यूडलिज्म को इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये शायद आज के दौर का अहम तरीन तकाजा है। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।